फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप सभी को पता है कि हमने 9th क्लास सिविक्स के अंदर पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। उसके अंतर्गत अपन डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, जो सिंपल डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और अब अपन जो अलग अलग फीचर्स है डेमोक्रेसी के उनके बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें 2-3 फीचर्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा फीचर्स है वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, यानी डेमोक्रेसी अगर किसी देश के अंदर है, तो वहाँ पर हर जो व्यक्ति होगा उसका जो वोट है, उस वोट का मूल्य सभी के लिए क्या होगा, बराबर होगा। यानी सभी जो व्यक्ति हैं उनका जो वोट है उसका वेट जो है वो सेम ही होगा। ऐसा नहीं है अमीर के वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा और गरीब के वोट का वैल्यू कम होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी पहले जितने भी डेमोक्रेसी के लिए जो भी स्ट्रगल होते थे उसको हमेशा किसके साथ जोड़कर देखा जाता था, उसको हमेशा सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी वोटिंग की डिमांड के साथ जोड़कर देखा जाता था कि डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, जितने भी लोग हैं उनको वोटिंग का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो सिद्धांत है कौन सा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाला है, वो जो वोटिंग वाला जो प्रिंसिपल है, ये शायद ही आज कोई दुनिया का कोई ऐसा देश है जहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लगभग हर देश के अंदर इसको क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। येट देयर आर मैनी इंस्टेंसेज ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। लेकिन फिर भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे until 2015 इन सऊदी अरेबिया वोमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। यानी 2015 तक भी सऊदी अरब जो है, जो देश है सऊदी अरब, वहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, यानी वोट का अधिकार नहीं था उनको। इसी तरह से एस्टोनिया में देखें, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजन रूल्स इन विच सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया में क्या है कि वहाँ पर नागरिकता के इस तरह के नियम बनाए गए हैं कि अगर मान लो जो रशियन माइनॉरिटी, वहाँ पर जो रशिया के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अगर वो वहाँ का नागरिकता लेना चाहें तो नियम इस तरह के बनाए गए हैं कि वो वहाँ की नागरिकता ले ही नहीं सकते, जिस वजह से उनको वोटिंग का राइट भी नहीं मिल पाता। यानी वोटिंग राइट पाना भी उनके लिए बहुत ही क्या है, मुश्किल है। कहाँ पर, एस्टोनिया में, जो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक में, क्योंकि वहाँ पर सिटीजनशिप रूल ही ऐसे बनाए गए हैं, तो इस वजह से उनको वोटिंग का बराबर राइट नहीं मिलता है। अगला, इन फिजी, अगर फिजी की बात की जाए, द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। यानी क्या कह रहा है कि जो फिजी के अंदर बात करें तो फिजी के अंदर बहुत सारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इंडियन रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इस तरह का चुनावी सिस्टम बनाया गया, इलेक्टोरल मतलब चुनावी व्यवस्था इस तरह से की गई है कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, इंडिजीनियस यानी वहाँ के जो रहने वाले, जो वहाँ पर पैदा हुए पले बड़े, ठीक है, उनका वोट ज़्यादा मायने रखता है, ना कि जो भारतीय लोग वहाँ पर रहते हैं उनके वोट का इतना मायने नहीं रखता है, नहीं इतनी वैल्यू नहीं होती है। कहने का मतलब है डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। जैसे अपन ने पढ़ा भी था कि जो लोकतंत्र होता है वो किसके ऊपर आधारित होता है, जो एक मौलिक सिद्धांत है क्या, कि भाई राजनीतिक रूप से सभी क्या हैं, समान है। यहाँ पर राजनीतिक रूप से समानता नहीं दी जा रही, चाहे फिजी हो, चाहे एस्टोनिया हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, यानी यहाँ पर बराबर का अधिकार नहीं दिया जा रहा है वोटिंग के लिए। दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से हमें लोकतंत्र का एक तीसरी विशेषता हमारे सामने आती है क्या, इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्या होता है, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। कि अगर डेमोक्रेसी है किसी देश के अंदर तो वहाँ पर जो हर वयस्क नागरिक है उसको उसका एक खुद का एक वोट होता है, और उसकी मतलब जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब प्रत्येक नागरिक के वोट की क्या होती है, वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि भैया आप दूसरे जो लोग हैं उनको वोटिंग का राइट ही नहीं दिया जा रहा है, और जो दूसरे लोग हैं जो मेजोरिटी में है, जो या वहाँ पर इंडिजीनियस है, उनको क्या दिया जा रहा है, वोटिंग राइट दिया जा रहा है। तो ऐसा अगर किसी देश के अंदर होता है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, प्रत्येक नागरिक के पास अपना एक वोट होता है और उस वोट की समान वैल्यू होती है। सभी नागरिकों का वोट का मूल्य सेम ही होता है। कोई भी वोट मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मैंने उदाहरण बताया, अमीर जो उसके वोट का मूल्य ज़्यादा है, यानी उसका वोट ज़्यादा मायने रखता है और गरीब का वोट मायने नहीं रखता है। तो ये कह रहा है इसके बारे में हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक और अपना क्या हो गया, फीचर हो गया, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू।
अगला जो फीचर है अपना वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसका मतलब क्या है कि भाई कानून जो है, कानून और जो नियम है वो सही तरीके से बनने चाहिए। रूल ऑफ लॉ यानी जो कानून के हिसाब से नियम बनाने चाहिए, और जितने भी लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे जो था वहाँ पर पहले अंग्रेज़ों का शासन था, तो कहने का मतलब जो अंग्रेज़ जो थे वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन 1980 में कैसे ना कैसे करके उन्होंने आज़ादी प्राप्त कर ली। इन्होंने जो जिम्बाब्वे में अधिकतर जो है ना वो ब्लैक जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाई जानुपफ द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। तब से वहाँ पर जानुपफ जो है वो पार्टी क्या कर रही है, शासन कर रही है, क्योंकि उसी ने जो है संघर्ष था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें यहाँ के जो लोग थे उनका क्या किया था, नेतृत्व किया था, उनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपने देश को आज़ाद कराया था। इट्स लीडर, इसका जो नेता है रॉबर्ट मुगाबे, इस पार्टी का जो लीडर है जानुपफ का रॉबर्ट मुगाबे, रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जब से जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ है तब से वो इसके ऊपर उसने शासन किया। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, ऐसी बात नहीं है चुनाव नहीं होते थे, चुनाव भी नियमित रूप से रखे गए। एंड ऑलवेज वॉन बाय जानुपफ, लेकिन चुनाव होते थे लेकिन हमेशा विजयी कौन सी पार्टी होती थी, जानुपफ पार्टी ही विजयी होती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर, यानी ये जो इसका जो प्रेसिडेंट था यानी अब राष्ट्रपति बन गया बाद में, ये पॉपुलर तो था यानी लोकप्रिय तो था लोगों के बीच में, क्योंकि इसी की पार्टी ने लोगों को आज़ाद कराने में मदद करी थी। बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेज इन इलेक्शन, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने में आता था कि जब चुनाव होते थे तो वो गलत तरीक़ों का प्रयोग करता था, जैसे लोगों के ऊपर दबाव बनाना, उनको पैसे देकर अपनी तरफ करना, इस तरह के गलत तरीक़ों का प्रयोग करता था ताकि वो चुनाव जीत सके। ओवर द ईयर्स इस गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। जैसे जैसे वो शासन करता चला गया, जैसे जैसे उसकी सरकार बदलती गई, तो उसकी सरकार ने लगातार वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान जो था, उसमें बार बार क्या किए, बदलाव किए। क्यों बदलाव किए, ताकि इससे उसकी जो पावर है प्रेसिडेंट की, जो राष्ट्रपति की जो पावर है वो और बढ़ सके, और इससे वो लोगों के प्रति कम जिम्मेदार बन सके। यानी लोगों, ऐसा नहीं है कि भाई उन लोगों के लिए उसे काम करना पड़ेगा, यानी उसने इस तरह से संविधान में बदलाव कर दिया, संशोधन कर दिया कि लोगों के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी थी वो बहुत ही क्या हो गई, कम हो गई, और इसके अलावा उसकी पावर जो है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। ओपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हास्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब, ऐसी बात नहीं है जिम्बाब्वे के अंदर दूसरे राजनीतिक दल नहीं थे, दूसरे राजनीतिक दल भी थे, लेकिन क्या किया जाता था कि उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता था, यानी उनके सामने हमेशा प्रॉब्लम जनरेट की जाती थी जानुपफ के द्वारा। और साथ ही साथ जब भी उनकी कोई सभा होती थी, जब वो वोटिंग के लिए या मान लो जब चुनाव होते थे और उसके लिए कोई मीटिंग करते थे, तो इस पार्टी के द्वारा जानुपफ जो है, मुगाबे की जो पार्टी थी उसके जो कार्यकर्ता था, उनकी जो मीटिंग होती थी, दूसरे राजनीतिक दलों की जो मीटिंग्स होती थी उनको डिस्टर्ब करते थे, यानी उसके बीच में बाधा उत्पन्न करते थे। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, अगर कोई मान लो सरकार के खिलाफ अगर कोई विरोध करता था या प्रदर्शन करता था, यानी बहुत सारे लोग जो पार्टी जो जिनको लगता था कि मुगाबे जो है वो गलत है, वो गलत तरीके से शासन कर रहा है, तो अगर कोई उनका विरोध करने का प्रयास करता था या उनके खिलाफ प्रदर्शन करता था तो क्या माना जाता था, उसको इलीगल घोषित किया गया था, गैर कानूनी, गलत है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। देयर वॉज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, यानी वहाँ पर एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके आधार पर अगर कोई राष्ट्रपति यानी मुगाबे जो है उसकी अगर आलोचना करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, यानी उनके अधिकार सीमित कर दिए गए, यानी वो प्रेसिडेंट जो चाहे वो कर सकता था, कोई उसके खिलाफ जा नहीं सकता था, उसकी आलोचना नहीं कर सकता था। इस तरह का वहाँ पर क्या किया गया, कानून बनाया गया। कहाँ पर, जिम्बाब्वे में। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। क्या हुआ कि वहाँ पर टेलीविज़न और रेडियो जो थे उनके ऊपर पूरा नियंत्रण रखा गया। कहने का मतलब है कि अगर कोई मुगाबे या उसकी पार्टी के खिलाफ अगर कुछ कहना चाहता था तो वो कह नहीं सकता था, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे फिर वो टेलीविज़न में हो। यानी कौन से न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल को प्रायोरिटी दी गई थी, जो रूलिंग पार्टी थी। कौन सी रूलिंग पार्टी, जानुपफ, मुगाबे की जो पार्टी थी, उसी के जो चैनल थे या न्यूज़पेपर जो थे उन्हीं को प्रेफर किया गया था। बाकी के जो न्यूज़ चैनल या मीडिया के जो दूसरे मीडियम थे
उनको क्या किया गया था, कंट्रोल में रखा गया था, ताकि वो ना तो मुगाबे और उसकी पार्टी के बारे में कुछ कह सकें या लिख सकें। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, आ गया वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है न्यूज़पेपर नहीं थे, न्यूज़पेपर को स्वतंत्रता भी थी, यानी वो लिख सकते थे जो लिख सकते थे। बट द गवर्नमेंट आस्क्ड दो जर्नलिस्ट वो वेंट अगेंस्ट इट, लेकिन जो मुगाबे की सरकार थी उसको लगता था कि कोई पत्रकार जो है उनके खिलाफ जा रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट की जाती थी, यानी उसको अलग अलग तरीके से सताया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, ताकि वो मुगाबे की जो सरकार है उसके खिलाफ गलत ना लिखे। ठीक है, जो उसके पक्ष में लिखता था, जो मुगाबे की सरकार के लिए लिखता था, उसको तो आज़ादी दी जाती थी, लेकिन जो उसके खिलाफ लिखता था, कोई पत्रकार उसके खिलाफ जाता था, जर्नलिस्ट, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी और उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट की जाती थी। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट एंड दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस। इसी तरह से जैसे कोर्ट, हमारे देश में कोर्ट सबसे ऊपर है, हमारे देश में कोर्ट सबसे ऊपर है, लेकिन वहाँ पर क्या था कि अगर मुगाबे की सरकार के खिलाफ कोर्ट कोई क्या देता था, मतलब कि कोई भी फैसला सुनाता था, तो वहाँ की जो सरकार थी वो उसको क्या करती थी, इग्नोर कर देती थी, अनदेखा करती थी। यानी वो जो जज होता था, यानी जो न्यायाधीश होता था, जो उसके मतलब जो फैसला सुनाता था, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि वो जो जानूपब पार्टी है, मुगाबे की जो पार्टी है, उसके खिलाफ ना जाए, उसके पक्ष में क्या करे, वो अपना फैसला सुनाए। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, यानी फिर लास्ट में क्या किया गया, कैसे ना कैसे 2017 के अंदर ये जो मुगाबे जो था इसको कैसे ना कैसे किया गया, ज़बरदस्ती इसको क्या किया गया, अपने पद से क्या किया गया, हटाया गया। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज, अब जिम्बाब्वे वाला जो उदाहरण है वो क्या दिखाता है, द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज़ नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी। ये सही है, जो आपका लीडर है, जो आपके देश को चला रहा है, समझ में आ गया, वो ज़रूरी होता है, उसकी लोकप्रियता ज़रूरी होती है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन लोकप्रियता ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर आप लोकप्रियता के बल पर जो करना चाहो वैसा करना चाहो तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर लोग आपके खिलाफ होते हैं और फिर अंत में आपको क्या करना पड़ता है कि लोग आपको अपने जिस पद पर आप काम कर रहे हो उससे आपको हटा दिया जाता है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि लोकप्रिय जो सरकार है, जैसे मुगाबे की जो पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी स्ट्रगल में, उसने देश को आज़ाद भी करवाया, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था मुगाबे, लेकिन लास्ट में लोगों ने उसको क्या किया, उसकी सरकार को हटा दिया। क्या कह रहा है कि पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक होती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, जो पॉपुलर लीडर होता है वो भी ऑटोक्रेटिक मतलब अपनी मनमानी करने वाला हो सकता है। इफ़ वी विश टू असेस ए डेमोक्रेसी, अगर हम सही तरीके से डेमोक्रेसी का एनालाइजेशन करना चाहें, विश्लेषण करना चाहें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, तो हमें क्या किस चीज़ के ऊपर गौर करना ज़रूरी है, उस देश के अंदर जो चुनाव होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर मतलब इस प्रकार का स्पेस होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो जो करना चाहें वो कर सकें, मतलब जो सामान्य जो गतिविधियाँ हैं जो लोकतंत्र के उन्हें अंदर होती हैं वो आसानी से हो सके, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन, जैसे कि राजनीतिक विपक्ष यानी विरोध। जैसे अपन ने पढ़ा मुगाबे जो जिम्बाब्वे के अंदर और राजनीतिक दल हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टी को ना मीटिंग करने दी जाती है, ना जो दूसरे राजनीतिक दल हैं ना तो उनको मीटिंग करने दी जाती है और ना ही क्या किया जाता है उनकी मतलब कि बराबर उनको जो इलेक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। तो क्या कह रहा है, दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को नागरिकों को जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना। जैसे वोट डालने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जैसे अपन इसमें देख रहे हैं जिम्बाब्वे वाले एग्ज़ाम में तो मुगाबे अपनी मनमानी कर रहा है, ना तो वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को आगे आने दे रहा है, ना ही लोगों को कुछ करने दे रहा है। इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, ठीक है, ये हो ही गया। दे शुड बी फ्री टू थिंक, यानी लोगों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, वो सोचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए कि भाई मेरे को किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है। ये सारी चीज़ों के लिए उनको स्वतंत्रता दे देना चाहिए ताकि भाई उनको पता चल सके कि भाई यहाँ जो कानून बनाए गए वो हमारे अनुसार हैं और हमारे जो राइट दिए गए उन राइट्स का सही तरीके से जो सरकार है वो क्या कर रही है, सम्मान कर रही है, हमें जो राइट्स हैं वो राइट्स का हमें प्रयोग करने दे रही है। दे शुड टू हैव ओपिनियन
उनको मतलब पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि जो उनकी राय है या जो सोच है वो सोच को व्यक्त कर सकें, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, यानी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने जो उनको लगता है कि सरकार सही नहीं काम कर रही है तो वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकें कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए काम सही नहीं है, यानी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें। ऐसा डेमोक्रेसी में होता है। टू फॉर्म एसोसिएशंस टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल, वही बात आ गई, वो एसोसिएशन संगठन बना, जैसे जानुपफ है एक एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी एक संगठन ही होता है, तो दूसरे लोगों को भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना कोई संगठन बना सके, अपना राजनीतिक दल बना सके, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो उसका विरोध कर सके, और जो राजनीतिक क्रियाएं वो करना चाहते हैं वो कर सकें। तो मतलब डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए, लोगों को जो उनके राइट्स हैं उनको पूरा रेस्पेक्ट देना चाहिए गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट को उनके अधिकारों का अच्छी तरह से सम्मान करना चाहिए, और लोगों को मतलब इस तरह से पूरा तरह से फ्री कर देना चाहिए कि वो अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग कर सके। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, वही बात है, कानून के सामने सभी लोग जो वो क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, यानी सभी के लिए कानून जो बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट, ये जो अधिकार है इनको किसके द्वारा संरक्षण प्रदान करना चाहिए, एक स्वतंत्र एंड इंडिपेंडेंट, यानी एक स्वतंत्र जुडिशरी न्यायपालिका के द्वारा, वूज ऑर्डर्स आर ओबे बाय एवरीवन। मतलब जैसे अपन ने इसमें पढ़ा, जिम्बाब्वे के अंदर की जो अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर जो भी फैसला होता है वो जानुपफ की पार्टी, उनके खिलाफ अगर कोई फैसला आ जाता है तो उसको मानती नहीं है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हें जो जुडिशरी है, न्यायपालिका जो वो बनाई इसलिए गई है ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और सही फैसला सुनाया जा सके। तो मतलब एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जिसके द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है उस आदेश का हर किसी के द्वारा क्या किया जाए, पालन किया जाए। अब क्या कह रहा है इसके बारे में, वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट इन चैप्टर 5, इन अधिकारों के बारे में हम 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर द इलेक्शन। क्या कह रहा है, कुछ जो कंडीशन है, कुछ शर्त, जो स्थिति जो है वो किस चीज़ के ऊपर अप्लाई की जाती है, यानी चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद सरकार बन गई, उसके बाद जब सरकार चलाई जा रही है तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनको उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। जैसे ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वाट एवर इट लाइक्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर किसी देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं कर सकती अपने आधार पर, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चुना जाता है, तो लोगों के हिसाब से उसे क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन, क्या कह रहा है, क्योंकि उसने चुनाव जीता है, इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, तो उसे कुछ आधारभूत नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनका सम्मान करना ज़रूरी होता है ना, उनको मानना ज़रूरी होता है। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटी, जैसे बता रहा है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं देश के अंदर, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, अल्पसंख्यक का मतलब हो गया जिनकी संख्या कम होती है देश के अंदर, जैसे अपने देश का इंडिया का एग्जांपल लें तो हिंदू जो मेजॉरिटी में है, मोहम्मदन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, वो किस में है, माइनॉरिटी में। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो उसको क्या करना चाहिए, जो माइनॉरिटी में है उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा उनके जो भी राइट्स हैं या जो भी मान लो माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत जो उनको जो भी दिया गया है उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाए, जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो वो निर्णय तुरंत ना लिया जाए, उसके ऊपर कंसल्टेशन होना चाहिए, ना डिस्कशन होना चाहिए, उसके ऊपर बार बार बातचीत होनी चाहिए ताकि उसके अंदर कोई कमी ना रह जाए। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। क्या कह रहा है कि हर जो अधिकारी है, मतलब हर डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करता है उसके पास उसके कुछ निश्चित अधिकार होते हैं और उसकी खुद की क्या हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारियाँ हों, जो कि उसे किसके द्वारा मतलब कि प्रदान की गई है, संविधान के द्वारा और कानून के द्वारा। संविधान और कानून के द्वारा हर जो अधिकारी है, हर विभाग के अंदर जो अधिकारी है उसके कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां होनी चाहिए जिसके आधार पर उसे काम करना चाहिए। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल। यानी ये जो हर अधिकारी जो अपन बात कर रहे हैं, समझ में आ गया। ऑफिस बियरर जो है क्या कह रहा है, उसको केवल लोगों के प्रति ही जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, लोगों के प्रति जिम्मेदार होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो
अन्य जो स्वतंत्र अधिकारी हैं उनके प्रति भी उनको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से क्या करनी चाहिए, निभानी चाहिए। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी है वो तो आपको निभानी है, उसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं उनके प्रति भी जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि आप डिपार्टमेंट को चला रहे हो तो उसको भी आपके लिए निभाना ज़रूरी है। वी शैल रीड मोर देन दिस इन चैप्टर 4, इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ, तो ये दोनों एग्जाम्पल के आधार पर हमें लास्ट फीचर मिल जाता है डेमोक्रेसी का। क्या? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। क्या कह रहा है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसको कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत काम करना पड़ता है। और ये नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो संवैधानिक कानून है उसके द्वारा, और जो नागरिकों के जो अधिकार हैं उनके द्वारा। यानी जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों को जो अधिकार दिए गए उनका रेस्पेक्ट करे, और साथ ही साथ संविधान के अंतर्गत जो भी बताया गया है कि गवर्नमेंट को ये करना है, यानी संविधान की सीमाओं में रहकर वो क्या करे, काम करे। समझ में आ गई बात? तो ये अपना फोर्थ फीचर्स था। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो फीचर्स थे वो अपने कंप्लीट हुए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझना है, दोनों फीचर्स अच्छी तरह से समझना है, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू वाला, और इसके अलावा जो अभी अपन ने पढ़ा ये वाला जो टॉपिक पढ़ा है अपन ने, कौन सा? रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इन दोनों अगर फीचर्स को अच्छी तरह से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।